मरकज़ी हुकूमत ने पूरे मुल्क में करीब तकरीबन 11 एम्बार्केशन सेंटर जहाँ से कि हज फ़्लाइट्स शुरू होती थी उनको बंद करने का फ़ैसला किया है। हालांकि इस फैसले से जो हज कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, जो हज के सिलसिले में आज़मीन हज के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम कराए थे। ऐसे जो मानिंद अफराद हैं वो काफ़ी मायूस और नाराज़ हैं कि इस तरह का फ़ैसला हुकूमत अपनी मर्ज़ी से ले रही है। इसमें इन लोगों से कोई जो गुफ्त-व-शुनीद या तबादला ख़्याल नहीं किया जा रहा है। ऐसी एक शख्सियत है हाफ़िज़ नौशाद आज़मी साहब, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक मेंबर रह चुके हैं 2 बार और ऑल इंडिया हज सेवा समिति के साबिक सदर भी रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं फ़िलहाल हज के सिलसिले में आज़मीन हज को, और हज कमेटी ऑफ इंडिया किस तरह से काम कर रही है। आपका ईटीवी भारत में उर्दू में खैर मकदम है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले तो हम आपके चैनल का, आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप मेरे घर तक आए इस हाजियों के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, हुकूमत तक पहुंचाने के लिए। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, अब कुछ बचा नहीं है हज कमेटी ऑफ इंडिया में। ये 100 साला मुस्लिम इदारा, खालिस मुस्लिम इदारा है और एक एक पैसा उसमें जो करोड़ों अरबों रुपए आज है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की अमानत है। उस अमानत में खुली खयानत हो रही है और कोई कायदा कानून ज़ाब्ता, जो हज एक्ट बना है पहले 1959 का था, बाद में उसे हमारी लंबी जद्दोजहद के बाद 2002 में वो पास हुआ, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की हज कमेटियों को के ज़रिए वहाँ नुमाइंदगी है। 3 उलमाए किराम की शमूलियत लाजमी है। ये 2 सुन्नी एक शिया की एक साफ शफाफ इदारा बना रहे। हज एक्ट 2002 जो आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, उनकी सरकार में बना था, कोशिश हमारी थी, लेकिन वो उसका कोई भी आज उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसकी धज्जी उड़ाई गई। तो अब जो चीज़ें इन्होंने दी नहीं, 2014 से इनकी हुकूमत है नकवी साहब की, जिनका दखल बढ़ा है, तो मेरे जानकारी में कोई एम्बार्केशन पॉइंट उन्होंने नहीं बढ़ाए, हाजियों के लिए कोई सरकारी स्कीम नहीं शुरू की, बल्कि तरह तरह से आज़मीन हज को परेशान किया। तो अब 11 एम्बार्केशन पॉइंट वाराणसी समेत बंद कर दिए गए, बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये आखिर क्यों किया गया? मैं तो यही सवाल करता हूँ कि जब उन्होंने दिया नहीं कोई सहूलत, तो उन्हें छीनने का क्या अख्तियार है? वाराणसी के लिए आप सब लोग गवाह हैं, मीडिया के साथ ही हमने उसके 2 साल मेंबर होते हुए बहुत कोशिश की, जद्दोजहद की और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की, और उसके अलावा प्रफुल्ल पटेल जी से मिले, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से मिले उस वक्त। तो जैसे तैसे जो है वो वाराणसी से उड़ान शुरू हुई। 2007 में छोटे जहाज़ आए, लेकिन फिर हमने प्रफुल्ल पटेल जी से मिलकर वहाँ के लिए कोशिश की कि बड़ा एयरपोर्ट बन जाए। तो एक शानदार एयरपोर्ट 14 तक बन गया था, 14 के पहले, और 14 में वहाँ से बोइंग जहाज़, बड़ा जहाज़ सऊदी एयरलाइंस का 300 मुसाफिरों को लेकर मदीना गया था। तो ऐसे अब एम्बार्केशन पॉइंट बढ़ेंगे ना, कोरोना रोज़ थोड़ी रहेगा, वबा रोज़ थोड़ी रहेगी, बीमारी रोज़ थोड़ी रहेगी, आबादी बढ़ेगी, कोटा बढ़ेगा। तो ऐसे में आज़मीन हज को सहूलत आप देंगे कि उनसे सहूलतें छीनेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो हज के सिलसिले में जो मरकज़ बनाया गया था वो मुंबई को बनाया गया था, और मुंबई में कुछ हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुछ ज़मीनों की ख़रीद व फ़रोख्त की है, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि खुफिया तरीके से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले से ही बॉम्बे में एक 19 मंजिला शानदार इमारत हज हाउस की है और वो सेंट्रल ऑफिस है। तो अब सवाल ये है कि एक्ट में जब हमने लड़ाई लड़ी कि दिल्ली दफ्तर आना चाहिए, और राज्यसभा में ये था भी जब वो इंट्रोड्यूस हुआ जो हज एक्ट, कि जो है वो दिल्ली दफ्तर होना चाहिए, लेकिन बाद में वो स्टैंडिंग कमेटी के ज़रिए ये हुआ कि नहीं, वही दिल्ली दफ्तर, बॉम्बे हज का गेटवे है और बॉम्बे रहे। हाँ, इसके लिए रीजनल 6 ऑफिस खोले जा सकते हैं, जिसमें दिल्ली, कालीकट, श्रीनगर, लखनऊ और आपके कलकत्ता, इस तरह से, और एक और जगह। तो इन जगहों पे अगर हज कमेटी चाहे तो मरकज़ी हुकूमत से बातचीत करके
इन जगहों पे रीजनल ऑफिस खोल सकती है। तो अब बॉम्बे में जो ज़मीन ली गई है कैंप कार्यालय के नाम पे, ये कतई तौर पे मैं कहता हूँ गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। इसलिए कि सारे मुल्क के मुसलमानों का पैसा आप एक शहर में लगा दोगे, ये गैर अखलाकी है। और गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूँ कि हज एक्ट 2002 में ये कहीं जिक्र नहीं है कि आप ज़मीन खरीदें और एक शहर में दूसरा कैंप ऑफिस बनाएं या रीजनल ऑफिस बनाएं। तो और दूसरी बात ये है कि मुझे किसी तरह पता चला कि ये जनवरी में ज़मीन खरीदी गई है 2021 में। 1.5 साल से कोई कमेटी नहीं बन रही है, सेंट्रल कमेटी, जो कि एक्ट में लिखा है कि सेंट्रल कमेटी ख़त्म होने से 4 महीना पहले कमेटी बन जानी चाहिए। तो 20 जून 2020 से कोई कमेटी नहीं है। अब ये बताइए, कोई कमेटी नहीं तो इतने बड़ा सौदा ज़मीन का कैसे हुआ? और हुआ तो ये शफाफियत की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस तो करने की हैसियत में ये है नहीं। हज कॉन्फ्रेंस होती थी, बंद कर दी गई। सेंट्रल हज कमेटी के अफसरान के साथ स्टेट हज कमेटियों के ईओ की मीटिंग होती थी, बंद कर दी गई। सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन की साल में एक बार मीटिंग होती थी, चेयरमैन और हज कमेटी के लोगों से मसाइल आते थे, वो हल होते थे, वो बंद कर दी गई। खुली कॉन्फ्रेंस आपकी करने की हिम्मत नहीं है। तो इस तरह से आप अखबार में बयान अच्छे अच्छे छपवाते हैं, तो उसमें ये कहते हैं शफाफियत है, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो ये इतना बड़ा सौदा हुआ करोड़ों रुपए का, आज तक न तो वजारत हज की वेबसाइट पे है, न ही वो हज कमेटी की वेबसाइट पर है। तो मेरा ये इसमें मामले में है कि ये ज़मीन जो है ये वापस की जाए, और वहाँ गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। एक सवाल ये कि जो हज कमेटी की तरफ से आज़मीन हज के लिए जो पैसा दिया जाता था और उनको जाते वक्त जो भी कहा जाता, तो उसके सिलसिले में कुछ नया कोई रूल आया है या कोई नई बयान उनका आया? एक तो उनका ये आया कि हज फार्म अब वक्फ दफातर में भी भरे जा सकते हैं। क्यों भाई, हमारी स्टेट हज कमेटियाँ निकम्मी हो गई हैं जो हज एक्ट 2002 के तहत बनी हैं? ये गैर कानूनी बात उन्होंने कही है कि वक्फ दफातर में भी फार्म भर ले। दूसरे उसमें उन्होंने फरमान जारी किया है कि वज़ीर आज़म के ज़रिए एक स्कीम चल रही है, ठीक है, लेकिन हाजी को इस स्कीम से जोड़ने की क्या ज़रूरत है? हाजी बेचारे जैसे तैसे बचपन से, ज़माने से, जब से होश संभाला तो मक्का मदीना का एक दीदार, उनकी ख्वाहिश, उनके दिलों में तड़प होती है। किसी तरह पैसा इकट्ठा हुआ, किसी तरह उन्होंने फार्म भरा, किसी तरह से वो बेचारे जब जाने लगे तो अब उनको पहले सामान खरीदना है। क्यों भाई, क्यों आप ये बांध रहे हो? हज कमेटी के ज़रिए हाजी बिजनेस करने जा रहे हैं। हाजी इबादत करने के बाद, हज करने के बाद जो पैसा उनके पास बचता है 2100 रियाल में, उस पैसे से वो तबर्रुक, खजूर वगैरह, जानमाज वगैरह, तस्बीह वगैरह और जो चाहते हैं वो खरीद के थोड़ा थोड़ा ले आते हैं। ये सामान उनको कब खरीदना है? ये हज के बाद जब वो फारिग हो जाते हैं, जो आर्डर है उसके हिसाब से इन्हें पहले यहाँ से खरीद कर ढोना है। तो इस तरह से हाजियों को ये लूटने के मुतरादिफ है, हाजियों की सहूलतें ये छीन रहे हैं। तो मेरा तो इनसे कहना है, बनारस इन्होंने बंद कर दिया, औरंगाबाद बंद कर दिया, जो है भोपाल बंद कर दिया, गया और रांची बंद कर दिया। क्यों भाई आपने बंद किया? कोरोना की वजह से आज वहाँ कोई परेशानी है तो आप हलफनामा दो, बताओ। झूठा जहाज, झूठा वादा इन्होंने किया। सब्सिडी 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से चलनी थी। 2017 में आप आए, आपने बंद करने का ऐलान कर दिया। क्यों भाई, क्यों बंद करने का ऐलान किया? किस कानून के तहत, किस कानून ने इजाज़त दी? मैं कह रहा हूँ हिसाब देना पड़ेगा। ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, शाही हुकूमत नहीं है। जो लोग जिम्मेदार हैं वो सुन लें, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों बंद किया। और हाफिज नौशाद अहमद आज़मी पूछते रहेंगे, क्योंकि हज क़यामत चल रहा है। हाजियों की उससे जो है जो सहूलतें मिली है उससे हमने कभी चश्मपोशी नहीं की। वो जो सब्सिडी की कुछ रकम थी उसका क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो भी फैसला किया, बहुत अच्छा किया कि 2022 तक धीरे धीरे हज सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके बाद 2011 में जो पैसा 685 करोड़ रुपए है वो मुसलमानों की तालीम, एजुकेशन और उनके सोशल वेलफेयर पे खर्च करना है, 685 करोड़ रुपए। अब आप ये बताइए, इधर बंद कर दिया। मैंने तो आरटीआई भी पूछा कि ये कितने स्कूल खुलवा लिए 685 करोड़ रुपए के हर साल आपने?
कितने मदरसे खुलवाए, ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा आप सरकार से मांग भी रहे हो कि नहीं मांग रहे हो। तो इस तरह से कोई जवाब मुझे मिला नहीं। तो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया। अब ये कह रहे हैं हम पानी का जहाज चलाएंगे, 2017 में ही ऐलान कर दिया। जब सब्सिडी बंद करने का किया, साजिश के तहत पानी का जहाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। सच्चाई यह है कि जब पानी का जहाज बंद हुआ था तो हुकूमत ने अपनी तरफ से कहा था कि हम सस्ता किराया करने, वो एयर इंडिया को सब्सिडी देते थे, वो एक फैसला था भरकर। तो मुख्तसर ये कि पानी का जहाज इन्होंने नहीं चलाया, हाजियों से झूठा वादा किया। और जब से ये आए हैं 2014 से एक एक चीज़ मैं आपको क्या बताऊं। 2014 में आया तो 2015 में लागू कर दिया कि कुर्बानी जो है सबके लिए वहाँ के बैंक से कराना ज़रूरी है, सऊदी के। क्यों भाई? तो अब उसमें उलमाए देवबंद, उलमाए अशरफिया मुबारकपुर सब ने फतवा जारी किया दोनों ने कि नहीं, हमारी तरतीब ख़राब हो जाएगी, हमारा हज ख़राब हो सकता है। उस पर हमने लिखा पढ़ी कि नहीं माने, हमने 2015 में जंतर मंतर पर धरना किया। वो तरफ सलीम साहब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के MP थे, हैं अभी नहीं, इस MP नहीं है, तब हयात हैं। वो बेचारे धरने में आए और उन्होंने फिर सुषमा स्वराज जी से लिखा पढ़ी की, जाके मिले जुले, खैर किसी तरह वो वापस हुआ। तो इस तरह ये मजहबी मामलों में गड़बड़ करते चले यार। 2016 में जो कमेटी बनी, कमेटी तो बनाया वजारत खारजा ने। उस वक्त वजारत खारजा में उस तारीख को वो हज था, लेकिन साजिश इनकी थी। 3 उलमाए किराम जो एक्ट में लिखा हुआ है, और स्टेट और सेंट्रल दोनों कमेटियों में 3 उलमाए किराम ज़रूरी रखे जाएंगे जो नामजद होंगे। 7 नामनेट करने का अख्तियार है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें 3 उलमा जो है ज़रूरी हैं, 1 शिया 2 सुन्नी। इन्होंने क्या किया कि न शिया उलमा इन्हें मिले, न सुन्नी उलमा इन्हें मिले। इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को जो है उस जगह पे रख दिया। तो इस तरह हुकूमत को इस बात पे गौर करना चाहिए। और सबसे पहली फुर्सत में मैं ये फिर कह रहा हूँ कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब इस लायक नहीं है कि वो हज वजीर रहे, उन्हें अपने अहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया और जो माज़मीन हज के साथ जो हुकूमत है मरकज़ की, वो तरह तरह के उनके खिलाफ फैसले, उनके जो परेशानियां हैं उनको बढ़ाने के फैसले ले रही है। और इस तरह के फैसले से आज़मीन हज को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ETV भारत के लिए मऊ से सैयद फरहान।